हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवेन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, अब तक हम अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से टोटल 155 क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर्स के रिकॉर्ड कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। और आज हम लोग एक स्पेशल क्लास ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, असर्शंस एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भी इशू कर दिए हैं, टोटल 69 क्वेश्चन सीबीएसई ने जो है ना अपने सैम्पल पेपर में डाले हैं, और 45 क्वेश्चन जो है ना विद चॉइसेस स्टूडेंट को जो है अटैम्प्ट करने हैं। और नियर अबाउट एक क्वेश्चन 0.889 मार्क्स का रहेगा। अब बात यहाँ ये आती है कि जो चॉइसेस दी हैं वो हमारे पास 3 सेक्शंस में बटी हुई हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3। और सेक्शन 3 क्योंकि हमारा कंपलसरी पार्ट नहीं है, वो ऑप्शनल है, उसको हम छोड़ सकते हैं। तो 1 और 2 सेक्शन में हमें जो है ना अटैम्प्ट करना है, और 1 और 2 सेक्शन में टोटल मिलाकर हमें 45 क्वेश्चंस करने हैं। उन 45 क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी हैं जो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चनों में कंसिडर किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आउट भी दूंगा कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करें तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एक सिंपल स्टेटमेंट, एक फैक्ट दिया हुआ होगा। वो फैक्ट जो है वो ट्रू भी हो सकता है, वो फैक्ट जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन आपको एक सिंपल स्टेटमेंट गिवन होगी और उस स्टेटमेंट से मिलता जुलता आपको क्या दिया होगा, रीजन। जो फैक्ट गिवन होगा दैट इज कॉल्ड असर्शन, और जो उससे रिलेटेड रीजन होगा आर, वो आपका रीजन होगा। उस रीजन, वो रीजन आपकी उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। तो आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि वेदर असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज करेक्ट, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, और असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास कितने जो है ना आंसर की है, 4 आंसर्स की। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख भी पाएंगे 156, जैसे कि ऑप्शन दिया है हमें असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा ऑप्शन दिया असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली रीजन इज करेक्ट। ऐसा भी हमें ऑप्शन में मिल सकता है। या सिंपली मैं कहूँ कि भाई ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम इसमें 4 आपको आंसर मिलेंगे, उनमें से कोई एक आंसर आपका करेक्ट होगा। तो बात उठती है कि इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे कैसे सर हम। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको थ्योरेटिकल जो है नॉलेज होनी चाहिए। आपने हर एक चैप्टर को डीपली अंडरस्टैंड किया हो, पढ़ा हो, समझा हो, हर एक सेक्शन एक्ट के बारे में आपको पता हो, हर एक स्टेटमेंट के बारे में आपको पता हो, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। पहला, अगर आप इतनी बड़ी महाभारत नहीं करना चाहते तो छोटा सा तरीका है कि एटलीस्ट आपको ये जरूर पता हो कि जो भी असर्शन में स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है, और जो रीजन में स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। यदि आपको इतना भी पता है कि भाई, तो आप आसानी से ये आइडेंटिफाइड करिए कि यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इसका मतलब बोथ आर करेक्ट। अब दूसरा जो पार्ट बचा, वेदर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नोट, तो उसके लिए आप रीजन को एसोसिएट करिए उस असर्शन के साथ कि वो उससे कहीं मैच खाता है या वो उसके बारे में कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि आपको ये आइडेंटिफिकेशन मिल सके कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन और नोट। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 156 से और समझने की कोशिश करते हैं असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखिए, हमें दिया गया असर्शन ए इन क्वेश्चन 156, ए पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। अब असर्शन आपने पढ़ा, असर्शन से आपको क्या देखने को मिला कि भाई एक पोर्शन किसका, अनकॉल्ड अप कैपिटल का। कंपनी जो है जिसको कॉल्ड कर सकती है ओनली, केवल, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, समापन के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। अब आपने रिजर्व कैपिटल का मीनिंग तो पढ़ा ही होगा। रिजर्व कैपिटल का मीनिंग क्या कहता है कि वो कैपिटल जो अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है, केवल और केवल कंपनी के समापन पर ही मंगवाया जा सकता है, उससे पहले उसको नहीं मंगवाया जा सकता। उसे क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। तो अगर मैं असर्शन की बात करूं तो असर्शन आपको क्या लगता है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, देयर इज नो डाउट।
अब रीजन क्या कहता है, आइए रीजन के बारे में बात करते हैं। कंपनी विल कॉल द अनकॉल्ड अप कैपिटल ऑन ड्यू डेट एक्सेप्ट द रिजर्व कैपिटल बिकॉज इट विल नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, इट विल बी कॉल्ड ओनली द केस ऑफ वाइंडिंग अप। अब कंपनी ने क्या कहा है कि ये जो अनकॉल्ड अप कैपिटल होती है ना, उसको ड्यू डेट पर मंगवा लिया जाता है। बोलिए मंगवा लिया जाता है कि नहीं मंगवा लिया जाता? बिल्कुल मंगवा लिया जाता है सर। लेकिन किसको छोड़कर? यदि उसमें से कोई पैसा आपने रिजर्व कैपिटल के लिए डिफाइन कर दिया है, उसको छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो पैसा केवल और केवल कंपनी अपने लाइफ टाइम में कब मंगवा सकती है? वाइंडिंग अप के दौरान। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? सर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो हमारा आधा आंसर तो हमें मिल गया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देख लीजिए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट कहाँ कहाँ है? ये तो है ही नहीं, ये है नहीं। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। यानी कि यहाँ तक का पोर्शन तो दोनों में है, तो दोनों में से ऑप्शन है कि या तो आंसर ए होगा या आंसर बी होगा। अब बात करते हैं बाकी के पोर्शन पर कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? अब बताइए स्टेटमेंट क्या ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसके कंटेक्स्ट में है या नहीं है? सर हाँ, ये तो लगती है उसके कंटेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि अनकॉल्ड अप कैपिटल के बारे में बात हो रही है ड्यू डेट पर मंगाने की, लेकिन किस कैपिटल को छोड़कर? रिजर्व कैपिटल को। और उसको कब मंगा सकते हैं? वाइंडिंग अप रीजन के साथ, बिकॉज क्योंकि उसको हम केवल वाइंडिंग अप के वक्त मंगा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो रीजन है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, राइट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं 157 और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं असर्शन रीजन को कि कैसे इनके आंसर को दिया जा सकता है। आइए बात करते हैं 157 के बारे में। अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एज सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब आपने पढ़ा होगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं, तो उसमें एक पॉइंट आपने जरूर पढ़ा होगा कि इसका प्रयोग शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। तो बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? हाँ बिल्कुल ट्रू है सर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब दूसरा जो रीजन हमें दिया है वो देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर पर्पजेज which are specified in section 52 of 2 of the Companies Act 2013। अब सेक्शन 52 of 2 किसके बारे में है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में। तो इसका मतलब है कि इसमें जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं जिसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डिफाइन है। उसमें ये पॉइंट भी हमारा गिवन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग हम शेयर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब रीजन भी ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ चलते हैं और इसे आप देखकर बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 158 असर्शन दिया है इफ ए कंपनी रिसीव्स सब्सक्रिप्शन लेस देन 90% of the shares offered for subscription. In such a case, company cannot issue shares and the amount received on application will be refunded to the applicants. बोलो ये सत्य है या नहीं सत्य है? ये ठीक है कि नहीं है? ट्रू है कि नहीं ट्रू स्टेटमेंट? बिल्कुल सही, तो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि लेस देन अगर 90% सब्सक्रिप्शन आता है तो कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती है और जितना भी पैसा मिलता है वो रिफंड करना पड़ता है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। चलिए रीजन पढ़िए। रीजन है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 टू इशू शेयर टू पब्लिक ए कंपनी मस्ट हैव 90% और अबव सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन। अब अगर इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें और आपने अगर थ्योरेटिकल ठीक से पढ़ा है बुक के अंदर तो आपने पढ़ा होगा कि जो 90% सब्सक्रिप्शन है दैट इज एज पर द सेबी गाइडलाइंस। किसके अकॉर्डिंग है वो? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ना कि कंपनी एक्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट ए, असर्शन ए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन उसका रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, या फिर ओनली असर्शन इज करेक्ट, या फिर असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑल्सो। तो आइए इसके ऑप्शंस पर चलते हैं और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं।
चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, क्या दोनों सही थे? नहीं, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या दोनों सही थे? नहीं, एक ही सही था उन दोनों में। बोथ असर्शन रीजन आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है, तो ओनली असर्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो कि आप समझ पा रहे हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 159 पर चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सही आंसर देने वाला है। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी ओपन व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स। जो प्रमोटर्स होते हैं उनको हम शेयर्स इशू करते हैं, तो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से अकाउंट ओपन करके चलते हैं। आपको बताना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट ओनली। दूसरा रीजन दिया है, कंपनी में इशू शेयर्स टू इट्स प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंपनी। और दूसरा आपको क्या बताना है कि जो कंपनी है वो इशू ऑफ शेयर अपने प्रमोटर्स को कर सकती है उनकी सर्विसेज के बदले में। तो नाउ यू हैव टू गिव मी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, और दोनों करेक्ट हैं तो क्या आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो देखिए, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन करते हैं व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स। बिल्कुल सही, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आपने जर्नल एंट्री की होंगी इसकी, जब प्रमोटर्स को शेयर इशू किए जाते हैं तो हम इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से एंट्री पास करके चलते हैं और टू शेयर कैपिटल लिखते हैं प्रमोटर्स को शेयर इशू करने की। दूसरा, प्रमोटर्स को शेयर हम कब इशू करते हैं? उनकी सर्विसेज के बदले में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। और ये स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट से के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है 160। असर्शन दिया है, व्हेन अ कंपनी परचेज आर रनिंग बिजनेस ऑफ अदर कंपनी एंड पेमेंट इज सेटल्ड बाय इशू ऑफ शेयर इन सच ए केस इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट द डिफरेंस इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब हमने जब इस टॉपिक को पढ़ा था अदर देन कैश कंसिडरेशन में, तो हमने बात की थी कि नेट एसेट जो होती हैं यदि वो लेस देन हो परचेज कंसिडरेशन से, तो गुडविल अकाउंट को क्या करके चलते हैं? डेबिट करके चलते हैं। और ये क्या कहा गया है? परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, यानी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है किससे? नेट एसेट से। तो जो डिफरेंस है वो डेबिट होगा गुडविल अकाउंट में। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या कहता है? गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन सम मनी और मनी इज वर्थ इज पेड फॉर इट। अब गुडविल को रिकॉर्ड कब किया जाता है? जब उसके बदले में कुछ पैसा आप पेड करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि गुडविल कौन सी रिकॉर्ड होती है? परचेज गुडविल। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम केवल उस गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं जो परचेज की जाती है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट इससे बिल्कुल मैच कर रही है, और नीचे वाली स्टेटमेंट जो ऊपर वाली के लिए करेक्ट रीजन भी हो सकता है। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। होप सो आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 क्या दिया आपको? When a running business of the other company is purchased and payment is settled by issue of share, in such a case if purchase consideration is less than net assets, the difference is credited to capital reserve and capital reserve is a capital loss. रीजन क्या दिया है? कैपिटल रिजर्व इज ए कैपिटल लॉस। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ऊपर हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें ज़्यादा था तो गुडविल अकाउंट में डेबिट करते हैं, और यदि कम हो तो हम कहाँ क्रेडिट करके चलते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो असर्शन तो बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब क्या कैपिटल रिजर्व कैपिटल लॉस होता है? नो, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका मतलब इनमें से असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट हो ही नहीं सकते, दोनों करेक्ट हो ही नहीं सकते, बोथ आर इनकरेक्ट है नहीं, क्योंकि एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या आंसर बच जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो असर्शन इज द करेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चनों के आंसर देने में कैपेबल रहें, राइट। और इस तरीके के क्वेश्चन की यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो
आई रिकमेंड दैट कि आप अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी परचेज करिए। टारगेट 1 के नाम से जो बुक मार्केट में अवेलेबल है, मैंने इसका परचेजिंग लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर इसको क्या कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन 162 देख लेते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 162। असर्शन दिया है कंपनी में फॉरफिट द शेयर्स ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स अमाउंट डिपेंड अपॉन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में लिखा है कि नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स पर आप शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं, देन कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स, वेदर दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट और नो। सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए जब ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको स्पष्ट पढ़ाया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यदि लिखा गया है कि यदि कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो उसके शेयर फॉरफिट किए जा सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या करेगी, हमारे यहाँ ट्रू स्टेटमेंट को डिनोट करती है। हमने वहाँ पढ़ा था इस बारे में। अब रीजन क्या कहा है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ इट इज अलाउड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब ये स्टेटमेंट इससे रिलेट करती है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीजन जो है वो करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इज इट क्लियर? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने डाले हुए हैं, जो आज सैम्पल पेपर रिलीज हुए हैं। मैं उनका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप वहां से वो सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं जो सीबीएसई ने आज डाले हैं। देखिए जो भी सैम्पल पेपर सीबीएसई ने डाले हैं वो बड़े ही सोच समझ के डाले हैं और एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे को देखते हुए वो सैम्पल पेपर बनाए गए हैं, ताकि हर एक बच्चा अच्छे मार्क्स के साथ क्या कर सके, पास हो सके। तो डोंट वरी, do a lot of practice from the various sample papers available in the market। और अब जैसे कि सैम्पल पेपर आ ही गया सीबीएसई का, तो तकरीबन सभी ऑथर्स जो हैं अपने अपने सैम्पल पेपर्स मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो आपको कोई भी सैम्पल पेपर मिलता है, कहीं से भी मिलता है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने आपको बता दिया, मैं अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी को यूज कर रहा हूँ। इसका मैंने परचेजिंग लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्टली इस बुक को परचेज कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन जो है ना सोल्व करके समझाऊंगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चन आज के सैम्पल पेपर में भी गिवन है, तो आपको उन क्वेश्चनों की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप चाहे किसी का भी सैम्पल पेपर यूज करें जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए, वहां से केवल प्रैक्टिस करिए। तकरीबन हर एक ऑथर ने अपनी बुक में केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं, लेकिन क्योंकि मैं बेसिकली 2 ही बुक यूज करता हूँ, एक तो डीके गोयल सर की बुक और एक अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, तो इसमें जो क्वेश्चन के लेवल्स हैं दैट इज द गुड बेस्ट, बल्कि मैं कहूँगा बेस्ट है। आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और इनके थ्रू इन क्वेश्चनों की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द क्लासेस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप यूज कर सकते हैं फॉर गिविंग द डाउट्स और फॉर गिविंग योर प्रॉब्लम्स। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7015 406 635। ठीक है, माय नेम इज विक्रम सिंघल, आपका अकाउंट एंड बिजनेस स्टडी ट्यूटर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन अकाउंटेंसी के, तो आप इन पर अभी फोकस कीजिए। जल्दी ही मैं बिजनेस स्टडी क्लासेस को भी स्टार्ट करने वाला हूं, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमसे, बेल आइकन को प्रेस रखिए और इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो भी इन क्लासेस का क्या ले सकें, बेनिफिट ले सकें। हाँ जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।